अब हम बात करेंगे फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की, जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसको हमने FAS कहा था और ये मल्टी एंजाइम सिस्टम है या कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, सिंगल जीन का प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट हैं वो 7 एंजाइम्स हैं और एक असाइल कैरियर प्रोटीन है ACP, जिसके टर्मिनल पे एक सल्फाइडल ग्रुप लगा हुआ है, तो ACPSH है। और क्योंकि ये एक ही जीन का प्रोडक्ट है तो सारे के सारे प्रोटीन्स 7 एंजाइम्स और एक ACPSH इक्विमोलर कंसंट्रेशन में बनेंगे। ऑल एंजाइम्स जो हैं वो इक्विमोलर कंसंट्रेशन में होते हैं, जितना एक बनेगा उतना ही 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक ही जीन का प्रोडक्ट है। और क्योंकि एक ही जीन का प्रोडक्ट है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं और वेल रेगुलेटेड हैं। अब ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है या मल्टी एंजाइम सिस्टम है, ये जो है डाइमर है। ये डाइमर का मतलब है इसमें 2 मोनोमर्स हैं और ये डाइमेरिक कंडीशन में जब प्रेजेंट होगा तभी ये फंक्शनल होगा। तो ये FAS के या फैटी एसिड सिंथेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये जो पहले हम एक मोनोमर करेंगे फिर दूसरा ड्रॉ करते हैं। अब ये जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स है जो कि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसमें 7 एंजाइम और एक प्रोटीन है जिसको हम ACPSH कहते हैं। फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 मोनोमर्स का बना हुआ है, डाइमेरिक है, और इसमें 7 एंजाइम और एक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगी, एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो पहला जो है ये है कीटो असाइल सिंथेज, दूसरा है तो यहाँ लिखते हैं हम कीटो असाइल सिंथेज, उसके बाद है AT, इसका मतलब है ये है एसीटो या एसिटाइल एसीटो ट्रांस असाइलेज, उसके बाद है MT मेलोनिल ट्रांस असाइलेज, उसके बाद है डिहाइड्राटेज, उसके बाद है इनोइल रिडक्टेज, उसके बाद है कीटो असाइल रिडक्टेज, उसके बाद है असाइल कैरियर प्रोटीन और लास्ट में है थायोएस्टरेज। तो ये फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 मोनोमर्स का बना हुआ है, डाइमेरिक है और स्टीन और SH है। उसके बाद एसीटो ट्रांस असाइलेज, उसके बाद मेलोनिल ट्रांस असाइलेज, उसके बाद डिहाइड्राटेज, उसके बाद इनोइल रिडक्टेज, कीटोसाइल रिडक्टेज और फिर ये ACP है जिसपे 4 फॉस्फोपेंटाथीन है और एक SH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो ये 4 फॉस्फोपेंटाथीन और उसके बाद ये थायोएस्टरेज है। तो हमारे पास ये 2 यूनिट्स हैं। अब ये जो 2 यूनिट हैं ये हैं स्ट्रक्चरल यूनिट्स। डाइमर है तो एक मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर, रेड डैश वाली लाइन लगाई, और ये एक दूसरे से अपोजिट हैं। ये KS है, यहाँ पे ACP है तो यहाँ पे KS है और यहाँ पे ACP और फिर थायोएस्टरेज है। ये वाला पोर्शन ये जो है ये फंक्शनल यूनिट है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सारे एक लाइन में हैं तो ये फंक्शनल हो गया, ये फंक्शनल है। ये हमेशा एक डाइमर की फॉर्म में ही फंक्शनल होगा और क्योंकि ये अपोजिट हैं तो इसमें ये पहले 3 और ये 4 जो हैं ये फंक्शनल यूनिट बनाएंगे, वैसे ही ये और ये एक फंक्शनल यूनिट जो है वो बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शनल यूनिट, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट।
ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे कंडेंसिंग यूनिट। ये जो है ये वाला यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो ये रिडक्शनल यूनिट है, रिडक्शन। और जो लास्ट पार्ट है ये है रिलीजिंग यूनिट, क्योंकि जब ये एक्ट करेगा तो ACPSH को रिमूव कर देगा और फैटी एसिड जो है वो बन जाएगा। कि लास्ट में CH3 CH214 COSACP बना और उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और एंजाइम था थायोएस्ट्रेज, और उससे क्या हुआ कि फैटी एसिड जो था वो ACP से रिलीज हो गया। इसलिए इस यूनिट को, थायोएस्ट्रेज वाले यूनिट को हम कहते हैं रिलीजिंग यूनिट। इसलिए अब हमारे पास फैटी एसिड्स जो सिंथेज सिस्टम है उसमें एक तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एंजाइम हो गए, 8वां एक एसाइल कैरियर प्रोटीन हो गया, डाइमर है। और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से पैरेलल है लेकिन एंटी हैं। ये KS है तो ये KS है। जैसे DNA में 3' 5' और फिर 3' 5' ऐसे। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हुआ। तो DNA की तरह ये एक दूसरे से एंटी चलती हैं, उल्ट चलती हैं ये डाइमर बनाती हैं। को दो यूनिट्स को बना के ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, तो 2 मोनोमर्स को बना के एक तो ये इसका यूनिट बना जिसको हम फैटी एसिड सिंथेज सिस्टम कहते हैं। और इसमें 7 एंजाइम हैं और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन जिसके एंड पे SH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, वो प्रेजेंट है। दूसरे तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट, इसके 3 और इसके 4 ये लेकर एक फंक्शनल यूनिट बनता है। ये वाला ये फंक्शनल यूनिट बना और इसमें क्या ये याद रखना कि ये जो SH और SH हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आने चाहिए। ये SH ये ACP का SH है और ये KS का SH है, वैसे ही ये ACP का SH है और ये KS का SH है। तो ये वाला फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारे पास है। और क्योंकि डाइमेरिक फॉर्म में है तो ये KS AT MT इसके और DE ER KR ACP इसके जो है। अब ये जो पहले 3 हैं, सिंथेज वाला, ट्रांसएसाइलेज वाला, मेलोनिल ट्रांसएसाइलेज वाला, ये कंडेंसिंग हो रही है। एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो मेलोनिल कोएंजाइम A बन गया। उसके बाद इनके साथ ACPSH जुड़ा तो वो CH3COSACP बन गया। वैसे ही मेलोनिल SACP बन गया और इन दोनों को मिला के जो है हमारे पास एसिटोएसिटाइल SACP या कीटोएसाइल SACP बना। तो कीटोएसाइल की जो सिंथेसिस हुई वो इन 2 यूनिट्स को मिलाने से हुई। कौन कौन सी यूनिट्स? एसिटो SACP जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A से बना, दूसरे मेलोनिल SACP जो कि मेलोनिल कोएंजाइम A के साथ SHACP के साथ हुआ। और जब दोनों पे ACP वाला यूनिट आ गया एसाइल कैरियर प्रोटीन सल्फर के साथ, तो ये दोनों यूनिट जो है वो कंडेंस करेंगे और KS बना देंगे। तो कंडेंसिंग यूनिट तो ये हो गया। उसके बाद ये डिहाइड्रेटेज के बाद इनोइल रिडक्टेज और कीटोएसाइल रिडक्टेज है। फैटी एसिड की सिंथेसिस का वो है एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज। अब ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती क्यों है और रेगुलेशन कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है, वैसे मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। ऑक्सैल एसिटिक एसिड के साथ मिलके वो सिट्रिक एसिड बनाता है और फिर वो सिट्रिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आके साइटोसोल में फिर एसिटाइल कोएंजाइम A में और ऑक्सैल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सिट्रिक एसिड बाहर आता है ये क्यों आता है? इसके लिए
एक तो ATP जो है उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाए। अगर ATP की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, खूब सारे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, उनका मेटाबॉलिज्म हुआ और खूब सारी ATP बन गई। अब ये ATP हमारे बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है या मसल्स में जितनी स्टोर हो सकती है क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में, उतनी तो हो जाएगी, बाकी हीट की फॉर्म में वो निकल सकती है। इसलिए क्रेब्स साइकिल की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए, जिससे कि ATP की सिंथेसिस जो है वो स्लो डाउन हो जाए, सिट्रिक एसिड जो बनता है वो साइटोसोल में आके एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार एसिटाइल कोएंजाइम A साइटोसोल में बन गया तो उससे फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अपना बॉडी वेट बढ़ाने के लिए आप केलों का यूज कीजिए, केले खाइए, आलू खाइए, चावल खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। और क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स खूब मात्रा में खाएंगे तो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एक तो ये हो गया, ATP की सिंथेसिस हाई है तो सिट्रिक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आके एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा साइटोसोल में, और फिर फैटी एसिड जो है वो बन जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरे हार्मोन जो हैं, और ये हार्मोन्स कौन कौन से, एक तो इंसुलिन है। ये इंसुलिन क्या करती है, ये भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करती है, और फिर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी कि फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करेगी। दूसरी तरफ जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एपिनेफ्रीन है, तो इंसुलिन तो फैटी एसिड की सिंथेसिस को बढ़ाएगी, ये तो इंक्रीज करेगी, और ये जो है वो इसको डिक्रीज करेंगे। तो जब भी ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन और कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब होंगे बॉडी में ज़्यादा, तो फैट्स की जो एडिपोज टिश्यू या बाकी टिश्यूज में डिपोजिशन है वहाँ से ये फैट्स जो हैं वो रिमूव होंगे और फिर ब्लड में आएंगे, और उनसे फिर सेल्स में एनर्जी जो है वो बनती है। इसलिए इसमें फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, जबकि इंसुलिन की प्रेजेंस में ये सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज करती है।